हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका अकाउंट्स मैराथन के अंदर। हम लोगों ने पहली और दूसरी बुक वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप, वॉल्यूम 2 कंपनीज को अच्छे से खत्म कर लिया और 60 मार्क्स का पोर्शन हम खत्म कर चुके हैं। आज, कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10th डे पे हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में मुझे बताओ, अटेंडेंस लगाओ कि आप लोगों ने डे 7 तक अच्छे से कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्लीज कर लेना, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है। और 10 तारीख के बाद हम क्या करेंगे, वो सारा का सारा स्केड्यूल जल्दी यूट्यूब पे आ जाएगा और मैं सबकी प्रिपरेशन करा दूंगा। अगर आपका फिजिकल का पेपर नहीं है तो स्पेशल स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए आएगी, तो आप कनेक्टेड रहना, जुड़े रहना चैनल से। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर थ्योरी है और इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, यानी कि आज हम चैप्टर 1, 2, 3 तीनों पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वहां से 4 नंबर तो पक्के हैं आपके कंपैरेटिव कॉमन साइज में, और बाकी इन दो चैप्टर से 4 नंबर का आता है। मतलब आज की क्लास में 8 नंबर पक्के करेंगे। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा जो भी लास्ट 4 to 5 ईयर्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। उन अजम्पशंस को बोलते हैं पोस्टुलेट्स। ध्यान रखना, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन सी है। ध्यान रखना, बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते वक्त, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स। क्लासिफाई द आइटम। अच्छा, ये हेडिंग सब हेडिंग का है, तो आप ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हेडिंग सब हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये 22-23 के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आपको हेडिंग सब हेडिंग के मिलेंगे उनको अच्छे से लर्न करना। यहां पे क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग है। सबसे पहला, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि वो डिबेंचर जो आप विद इन 12 मंथ्स रिडीम कर दोगे, या वो लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो 12 महीने के अंदर आपको रिडीम करना है। हेडिंग क्या है, मेन हेड है करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो सब हेड है। ध्यान रखना, मैच्योर्ड डिबेंचर से ये मेन हेड है करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो क्या आपका सब हेड है। आप एनसीईआरटी और टीएस किसी में से भी लिखोगे ना तो भी आपको चलेगा, अदर करंट लायबिलिटी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। बट ठीक है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, उसके सैंपल का सॉल्यूशन है, तो मैं उस हिसाब से करा रहा हूं आपको। फर्नीचर और फिक्सचर, मेन हेड क्या है, नॉन करेंट एसेट। सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि ये टेंजिबल एसेट है। प्रोविजन फॉर वारंटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने एडवांस में ले लिया है पैसा, तो मेन हेड है करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करेंट लायबिलिटी। कैपिटल एडवांसेस, तो कैपिटल एडवांस मतलब आपने पैसे किसी को उधार दे दिए है ना, तो फिक्स असेट्स के लिए आपने पैसे उधार दिए, मेन हेड है नॉन करेंट एसेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांस के अंदर आता है, मेन हेड है नॉन करेंट एसेट। एडवांस रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेशन साइकिल, विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है, तो मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है शॉर्ट टर्म लोन। आपने किसी को एडवांस दे दिया जो 12 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, तो वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following item is a tool of analysis of financial statements? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का टूल कौन सा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स है ना, नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट है खाली, राइट, खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट है। बाकी जो नोट्स टू अकाउंट्स है, बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट ऑफ पेड, ये सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेकिन टूल सिर्फ कैश फ्लो है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज है। टूल जो है वो कैश फ्लो है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट है, और अकाउंटिंग रेशियोज भी टूल है। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंदर मेजर हेड सब हेड, अगेन आपका लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट, या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर ये आएगा इंटेंजिबल एसेट, इसके बाद भी लिखना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट, पहले होता था ये। ठीक है, अभी अब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट साथ में लिखोगे इंटेंजिबल एसेट। यही लाइसेंस फ्रेंचाइजी है, गुडविल है, पेटेंट है, डिजाइन है, कॉपीराइट है, यही सब है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आ गया, सब हेड आप डिमांड पे रीपे करोगे। मेन हेड क्या है आपका, करंट लायबिलिटी। अक्रूड इनकम, करंट एसेट, अदर करंट एसेट, कमा लिया लेकिन मिला नहीं है, करंट एसेट, अदर करंट एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करने का टूल है? तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है, रेशियो ही है, तो फिफ्थ का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर, देखो मेजर हेड सब हेड ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वही नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर आगे लिखना, इन्होंने लिखा नहीं, आगे आएगा इंटेंजिबल एसेट, ये तो पूरा का पूरा है, उसके अंदर भी आता है इंटेंजिबल या पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वर्क इन प्रोग्रेस करंट एसेट्स है और इन्वेंट्री है। कैपिटल कॉल्स इन एडवांस, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, राइट। अगला है, अच्छा ये क्या लिखा है,
फुल क्रेडिट इज गिवन ओनली फॉर एडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, और हाँ ये भी मिलेगा, मतलब वही है, देखो जब टीचर को कॉपी आती है ना आंसर की चेक करने के लिए, तो किसी ने अगर इसका फिक्स एसेट लिखा हुआ है ना, नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट लिखा हुआ है तो भी नंबर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि जो आपको टीचर बता दे वही सही है, अगर टीचर को लगता है कि यार ये बच्चे ने सही लिखा है, उसकी भावना सही है, लिख रहा सही है, समझ सही है उसकी, तो नंबर मिलते हैं। फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच लिमिटेशन, आप कोई सा भी मेथड चूज कर सकते हो डेप्रिसिएशन का, ये लिमिटेशन है, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। ठीक है, कौन सा लिमिटेशन है, 7 का सी, नॉट फ्री फ्रॉम बायस। क्लासिफाई द हेडिंग, अगेन आपको हेडिंग सब हेडिंग लिखनी है, तो ये रही हेडिंग सब हेडिंग। लूज टूल्स, मेन हेड है, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है इन्वेंट्री, मेन हेड करंट एसेट, सब हेड इन्वेंट्री। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, अभी बताया था, आप करंट लायबिलिटी अंदर लिखोगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट का प्रोविजन है, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन फॉर वारंटी था वैसा ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी प्रीपेड हो, मेन हेड है करंट एसेट, सब हेड है अदर करंट एसेट। कैपिटल एडवांसेस बताया था, आपने पैसे उधार दिए किसी को, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, आपने दिया है, ये पैसा आपने उधार दिया है। शेयर्स इन कंपनीज, आपने कंपनी में शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मेन हेड क्या है, नॉन करंट एसेट, सब हेड क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगला, the tools of analysis of financial statement which helps to assess the profitability, solvency and efficiency of an enterprise। देखो profitability, solvency, efficiency ये किससे पता चलता है क्लास, रेशियो से। solvency रेशियो, profitability रेशियो कहाँ पढ़ते हो, रेशियोज के अंदर, रेशियो एनालिसिस के अंदर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो लॉन्ग टर्म फंड और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है ये, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मोर is important because they represent the extent to which expenditure have been made for resources intended to generate future income। देखो यार, separate disclosure of cash flow arising from financing activity is important, बिल्कुल important है, because देखो अगर आप ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाते हो ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट रेवेन्यू। यार देखो, जो फाइनेंसिंग है ना उसके अंदर ये नहीं आता, ये इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, इन्वेस्टमेंट करने से रेवेन्यू जनरेट करते हैं फ्यूचर में, लेकिन ये फाइनेंसिंग के बारे में लिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है। स्टेटमेंट 1 ट्रू और आर फॉल्स, तेरा मतलब सेकंड फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, तो 10th का डी ऑप्शन करेक्ट है। 11, अंडर विच ऑफ द मेजर हेड सब हेड, तो आपको मेजर हेड सब हेड बता, जो डिजाइन है, मेजर हेड क्या होता है, नॉन करंट एसेट, सब हेड क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आता है, ये इंटेंजिबल एसेट के अंदर डिजाइन है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजें। अनपेड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी सब हेड है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नॉन करंट एसेट्स, और ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। डन, तो ये थर्ड का बिल्कुल हो गया, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है बच्चों, कोई बिल्डिंग मशीनरी भी आधा अधूरा बना हुआ है, अगर वही इंटेंजिबल हो तो उसको इन डेवलपमेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई कंस्ट्रक्शन में चल रहा है काम, अभी आधा अधूरा बिल्डिंग मशीन फर्नीचर बना हुआ है, तो उसके लिए होता है। अंडर विच ऑफ द हेड सब हेड, तो क्या अगेन क्लास कैपिटल एडवांसेस, तो कैपिटल एडवांसेस क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, है ना, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, आपने उधार दिया है किसी को लंबे समय के लिए, तो ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इनकम रिसीव एडवांस, करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी, स्टोर स्पेयर, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, मेन हेड इन्वेंट्री और ये सब हेड क्या है, करंट एसेट्स। नेक्स्ट, Which of the following is not a limitation, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की लिमिटेशन नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, रिपोर्ट की स्टडी है, तो ये लिमिटेशन कौन सा नहीं है, तो ये लिमिटेशन तो है। इट डजंट कंसिडर द प्राइस, ये भी लिमिटेशन है। इट असरटेन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, तो भैया ये इंपोर्टेंस नहीं बताता, ये कोई लिमिटेशन थोड़ी है। इट असरटेन द रिलेटिव इंपोर्टेंस, ये इंपोर्टेंस बताता है, तो ये लिमिटेशन थोड़ी है, शुरू के दो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन नहीं है। इट मे बी मिसलीडिंग विदाउट नॉलेज ऑफ चेंजेस इन द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलोड बाय द फर्म, ये भी इसका लिमिटेशन नहीं है, इसका लिमिटेशन सी है, सॉरी मतलब सी जो है लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारे लिमिटेशन है, बाकी सारी कमियों की बात कर रहा है, खामियों की बात कर रहा है, लेकिन जो सी वाला पॉइंट है वो उसके एडवांटेज बता रहा है, तो सी लिमिटेशन नहीं है, तो 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है।
आपको हेडिंग सब हेडिंग बतानी है। बैंक बैलेंस मेन हेड क्या होगा, करंट एसेट, सब हेड क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी इसके अंदर आता है। पब्लिक डिपॉजिट्स मेन हेड है, नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, सब हेड मेन हेड क्या है, करंट लायबिलिटी। आपने किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अगर उधार लिया है किसी से, वो भी सेम आएगा, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अगला, when an analysis the financial statements of an enterprise over a number of years, जब कई सालों का डेटा हम लोग लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं जरा बताओ, कई सालों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, HD, जहां पे कई साल का डेटा हम लोग कंसीडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल को डायनामिक भी बोलते हैं। 16 क्वेश्चन, अगेन ये हेडिंग सब हेडिंग क्वेश्चन है, ये सारे के सारे हेड है। फर्नीचर एंड फिक्सचर मेन हेड है, नॉन करंट है, सब हेड है पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर पीपीई, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर पीपीई। एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आपने एडवांस दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस के अंदर आएगा। सब हेड क्या है, नॉन करंट, मेन हेड है नॉन करंट एसेट, सब हेड है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस। अक्रूड इनकम करंट एसेट, अदर करंट एसेट। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रीपेबल ऑन डिमांड है। एम्प्लॉइज अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, है ना, तो ये जो एम्प्लॉइज अर्न लीव है रिटायरमेंट पे देना है ना आपको, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी। एम्प्लॉइज अर्न लीव इन कैशेबल, तुरंत वो जब चाहे तब इस छुट्टी को इन कैश करा सकता है, करंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन की रिटायरमेंट में मिलेगा। Which of the following is not a part of finance cost, इंटरेस्ट वगैरह के अंदर क्या नहीं आता है, तो इसके अंदर बैंक चार्जेस नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, ध्यान रखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी, तो बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं आता। प्रपोज डिविडेंड कैसी लायबिलिटी होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जिन जिनको पता है कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आज हम लोग प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, हमेशा फुटनोट के अंदर आता है वो, और प्रीवियस ईयर का ही प्लस करते हैं, ऑपरेटिंग में प्रीवियस ईयर का ही माइनस करते हैं, ठीक है, करंट ईयर को इग्नोर करते हैं। डैश इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कई बार देखो पूछा गया कौन सा टूल नहीं है, तो ये तो है, कंपैरेटिव भी है, कैश इनकम स्टेटमेंट टूल नहीं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट खुद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। In common size statement, common size income statement, each item is expressed as a percentage of, कॉमन साइज स्टेटमेंट में, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम हर आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की कितने परसेंटेज है उससे कंपेयर करते हैं, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, तो ये कंपैरेटिव कॉमन साइज क्वेश्चन था। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम एट द मेजर हेड सब हेड, तो वर्क इन प्रोग्रेस अब पहले भी बता चुका हूं, करंट एसेट है और इन्वेंटरी के अंदर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। सिक्योरिटीज प्रीमियम शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, कोई भी प्रीमियम हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, सीआरआर हो, डीआरआर हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, सब्सिडी रिजर्व हो, टैक्स रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व इसके अंदर आएगा। प्रॉफिट भी इसके अंदर ही आता है, सेम बिल्कुल, सरप्लस में प्रॉफिट, लॉस होगा तो वो भी इसके अंदर आएगा, बस नेगेटिव बैलेंस होगा, माइनस में आएगा, राइट। क्रेडिटर्स हो, बिल्स पेबल हो, मेन हेड है करंट लायबिलिटी और जो सब हेड है वो है ट्रेड पेबल, राइट। क्वेश्चन 22 पे आते हैं, गिव टू एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड, इनको छोड़ के लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर पार्ट, तो ये सब चीज आता है इन्वेंट्री के अंदर। Where will you disclose the amount of loss on issue of debentures written off out of statement of P&L? Loss on issue of debenture P&L में कहाँ पे आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। Loss on issue of debenture written off P&L में आता है फाइनेंस कॉस्ट हेडिंग के अंदर। Where will you record disclose of purchase of raw material? तो ये आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आएगा, किसके अंदर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किसके अंदर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये 25 इसी साल का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। अब आते हैं हम लोग इन टॉपिक पे जहां पे आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, फिर काफी सारे क्वेश्चन आराम से बैठ के बनाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर चाहे कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, आपको दो कॉलम बनाने होते हैं, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। और इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको चीजों को अरेंज करना है, बैलेंस शीट ऑलरेडी अरेंज रहती है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आता है टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाते हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया, परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो सब ऐड करके आता है टोटल एक्सपेंस। फिर टोटल रेवेन्यू में से घटाते हैं टोटल एक्सपेंस, तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स चार्ज करते हैं तो आता है हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो अब
कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी दो कॉलम बनते हैं, परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज करंट ईयर। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम हर किसी को बैलेंस शीट से कंपेयर करते हैं कि हर कोई आइटम बैलेंस शीट की जो टोटल है उसका कितना परसेंट है। अगर बैलेंस शीट की बात करूं, जब ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं और हर चीज देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वो कितना परसेंट है। तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है 23 के अंदर, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रोवाइड बाई कुमुद लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, अरेंज नहीं है, इसे सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज ऑन ये, और किसका है, कुमुद का, ठीक है, कुमुद लिमिटेड। तो आपने पर्टिकुलर्स, ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, ये हो गया एब्सोल्यूट चेंज, इसका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और ये हो गया परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आपको सबसे पहले स्टेटमेंट को अरेंज करना है, फिर ये दो कॉलम आपको बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छे से करना है इसको, बहुत इजी है और आना ही आना है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है, बोनस क्वेश्चन है। तो 24 में है 30 लाख, 25 में है 35 लाख। तो 24 में लिखोगे 30 लाख, 25 में लिखोगे 35 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें अदर इनकम है, 24 में है 3 लाख और ये 4,50,000, यह है 3 लाख, यह है 4,50,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप ऐड करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड करोगे अदर इनकम, ठीक है। तो जब आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम ऐड करोगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा टोटल रेवेन्यू, राइट। ये क्या आएगा आपके पास, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, 30 + 3 33 लाख, 35 + 4 39,50,000। तो ये आ गया आपके पास टोटल। हर क्वेश्चन में यही करना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं उन दो कॉलम की, हमें तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L को अच्छे से अरेंज करके दिखाना है। तो ये आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस आपका अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आप अदर इनकम ऐड करोगे, आएगा टोटल रेवेन्यू। दोनों ईयर का मिल गया, वो रहा करंट ईयर, ये रहा प्रीवियस ईयर, ओके। अब आप एक्सपेंस की लिस्ट बनाओगे, एक्सपेंसेस की आप लिस्ट बनाओगे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सपेंस है वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल और अदर एक्सपेंस। दो ही एक्सपेंस है इसके अंदर। सबसे पहले को कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा है अदर एक्सपेंसेस। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है वो है 20 लाख और 23 लाख। 24 में है 20 लाख और 25 में है 23 लाख। और जो अदर एक्सपेंस है वो है 24 में 1 लाख, 25 में 1,20,000, 24 में है 1 लाख, 25 में है 1,20,000। अब आप इनको जोड़ के लिखो टोटल एक्सपेंसेस। टोटल दो ये खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंसेस। ये आ गया 21 लाख, ये आएगा 23 + 1 24,20,000। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल रेवेन्यू में से घटा देंगे क्या, टोटल एक्सपेंस। 33 में से अगर हम 21 को घटा दें, 33 में से 21 को घटा दें, 33 - 21 तो आएगा 12 लाख। और 39,50,000 में से घटा देंगे 24,20,000 तो आएगा 15,30,000। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे टैक्स का अमाउंट, और टैक्स कितने परसेंटेज है, 40% टैक्स है, टैक्स एट द रेट 40%। तो भैया ये 15,30,000 का अगर आप 40% निकालते हो तो आएगा 6,12,000, और 12 लाख का 40% 4,80,000। तो इसे घटाने के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आ गया वही जो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं, ये वही आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, खत्म। तो आप घटा दो 12 लाख में से, तो ये आएगा 7,20,000, और ये आएगा 15,30,000 में से घटा देंगे 6,12,000, ये आएगा 9,18,000। तो ये आ गया पूरा का पूरा आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहां तक तो हमने क्वेश्चन का ही काम किया।
अब हमें फटाफट ये आंसर करना है एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। करंट में से प्रीवियस 35 में से 30 गया तो आएगा 5 लाख। इस 5 लाख को डिवाइड देंगे प्रीवियस ईयर से यानी कि 30 लाख से इंटू 100 16.67%। 450 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1,50,000 और इस 150 को 300 से डिवाइड देके इंटू 100 करेंगे तो 50%। 39 से 33 तो आएगा 6,50,000। अब इस 6,50,000 को डिवाइड देंगे 33 लाख से इंटू 100 करेंगे तो 16.7% आ जाएगा। ठीक है 19.7। मैं अगेन करता हूँ 6,50,000 डिवाइड बाई 33 लाख इंटू 100 9। तो ये बताता है कितना चेंज हुआ है कि ये जो सेल्स है पहले 30 थी अब 35 हो गया तो 16% सेल्स जो है वो बढ़ गया। तो यही चीज बताता है। 23 में से 20 गया तो ये जो चेंज है एब्सोल्यूट मतलब नंबर में। अब इस 3 लाख को डिवाइड देंगे 20 लाख से इंटू 100 तो ये आएगा आपका 15। तो 15% ये इंक्रीज हो गया। 20 लाख का 15% 3 लाख बनता है। 120 में से 1 गया तो ये 20 हो गया। तो 20,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 100 20%। तो ये कितना इंक्रीज हो गया 20%। तो ये जो 24 लाख 20 से घटाओ तो ये आएगा 3,20,000 करंट में से प्रीवियस। अभी जो 3,20,000 है डिवाइड देंगे 21 लाख से इंटू करेंगे 100 तो आएगा 15.23 या 24%। 15.24%। फिर ये 15,30,000 है माइनस करेंगे 12 लाख तो ये आएगा 3,30,000। इस 3,30,000 को डिवाइड देंगे 12 लाख से इंटू करेंगे 100 तो 27.5%। अगेन 6,12,000 माइनस करेंगे 480 तो आएगा 1,32,000। 132 को डिवाइड देंगे 4,80,000 से इंटू 100 ये भी आएगा 27.5%। 9,18,000 में से घटा देंगे 7,20,000 ये आएगा 1,98,000। ठीक है 1,98,000 और 198 को डिवाइड देंगे 720 से इंटू 100 27.5%। और आप लिख जरूर देना जब आप इतना पूरा क्वेश्चन कर लोगे तो आप लिख दोगे नोट के अंदर एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है और जो भी फिगर ब्रैकेट में जो भी अमाउंट होता है वो नेगेटिव वैल्यू शो करता है बट यहाँ कुछ है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक लाइन और लिखते हैं फिगर्स आर इन ब्रैकेट शोज नेगेटिव अमाउंट। ओके हो गया क्लास। ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है और अच्छे से अपने पूरा क्वेश्चन अरेंज कर ले। तो सबसे पहला काम चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो चाहे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो, इनकम स्टेटमेंट को सबसे पहले ऐसे अरेंज कर लेना। उसके बाद 2 कॉलम एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज, उसमें कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज में कुछ नहीं है, इजी है। हाँ बट लेकिन है लेंदी जरूर है, बड़ा है, आपको कैलकुलेशन में ना टाइम बहुत लगेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कंपैरेटिव की जगह कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। तो हम बनाते हैं फॉर्मेट कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये रहा कॉमन साइज स्टेटमेंट है। इसके अंदर भी देखो यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा प्रीवियस ईयर, ये आएगा करंट ईयर, ये है परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज करंट ईयर। अच्छा ये है क्या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहां हमें जो बेस मानना है वो बेस किसको मानना है, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमें जो बेस मानना होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मानना होता है, नॉट टोटल रेवेन्यू। ध्यान रखना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओनली, अदर इनकम को ऐड करके जो टोटल रेवेन्यू आता है वो नहीं, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो करते हैं जरा, सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करो, उसके बाद हम लोग चलेंगे इनका परसेंटेज निकालने में। तो सबसे पहली चीज आप जो लिखते हो वो क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहली चीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये है 5 लाख फिर ये 10 लाख। प्रीवियस ईयर का 5 लाख है, 5 लाख, करंट ईयर का है 10 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, अदर इनकम ये दे रखा है, प्रीवियस ईयर का 50, करंट ईयर का 1 लाख। तो प्रीवियस ईयर का है 50,000, करंट ईयर का है 1 लाख। इसमें ऐड कर देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम, अदर इनकम। तो हमारे पास जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। ठीक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। अच्छा उसके बाद सेकंड जो चीज है वो आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की आप लिस्ट बनाओगे तो कौन कौन से, एक ही खर्चा है 1 लाख और 2 लाख, ये है 1 लाख और ये है 2 लाख। ये आएगा क्लास 10 1 11 लाख
और ये आएगा 5,50,000। ठीक है, ये एक्सपेंसेस यही है, यही आपका टोटल एक्सपेंस है, सेम लिख लेते, टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा दो, आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटा दोगे तो जो आएगा आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो ये एक्सपेंसेस 1 लाख का है और ये है आपके टोटल एक्सपेंसेस 2 लाख के। अब हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो टोटल रेवेन्यू 550 में से 1 जाएगा तो आएगा 4,50,000, 11 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 9 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम माइनस करेंगे टैक्स, और टैक्स कितने परसेंट दे रखा है आपको, 40% का टैक्स है, टैक्स 40% है, टैक्स एट द रेट 40%। तो 4,50,000 का 40% जो आएगा वो आएगा 1,80,000। तो घटाने के बाद आएगा 2,70,000। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बन गया आपका 9 लाख, 9 लाख का 40% 3,60,000, ये आएगा 5,40,000। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है, आपको सबसे पहले आपको ये अरेंज करना है। अगर ये कंपैरेटिव होता तो एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज बनता, और क्योंकि ये कॉमन साइज है इसमें ऑप्शन भी आता है, तो ये तो बोनस क्वेश्चन है। तो आपने कॉमन साइज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानना है। ध्यान सुनना, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख है, ये बेस है, और जो बेस होता है वो 100% है, यानी इसको इसी से डिवाइड दो इंटू 100। तुम्हें शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को डिवाइड देना है 5 लाख से इंटू 100। तो 5 लाख को 5 लाख से इंटू 100 100%, 50,000 को 5 लाख से इंटू 100 10%, 5,50,000 को आप डिवाइड दोगे 5 लाख से इंटू 100 110%। तो क्या ये ज्यादा हो सकता है? हाँ, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, नो डाउट। अगेन 1 लाख है, उसको 5 लाख से डिवाइड इंटू 100 20%, 1 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100 20%, 4,50,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, 4,50,000 डिवाइड 5 लाख इंटू 100, तो ये 90% आ गया। अगेन ये 1,80,000, 1,80,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 36%, और ये 2,70,000 है डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, ये आएगा 54%। अच्छा एक बात समझना, देखो ये पता है क्या शो करता है कि जो मेरा टोटल एक्सपेंस है वो रेवेन्यू का 20% है, जो मेरा टैक्स है वो रेवेन्यू का 54% है, जो मेरा अदर इनकम है वो रेवेन्यू का 10% है। तो हर चीज ना इसके कंपैरिजन में है कि इसका कितना परसेंट है, और जो मेरा टोटल रेवेन्यू है ना वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 110% है, मतलब 10% ज्यादा ही है, क्योंकि 10% जो आपको दिख रहा है वो अदर इनकम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताता है, हर चीजें परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताएगा। अच्छा अगर मैं बात करूं करंट ईयर की, तो करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 10 लाख, हर फिगर को 10 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये हो गया 100%। 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये हो गया आपका 10%। ये हो गया 11 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 110%। ये आ गया 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 20%। 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू, ये भी 20% आ गया। 9 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 90%। और 3,60,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, ये 36% हो गया, तो ये 54% ही आएगा। 5,40,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, सेम। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ये हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी, ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, और बेस जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा इसके अंदर भी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ही बनाना है। 23-24 के मेन पेपर का क्वेश्चन है ये। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और ये तीनों चीजें खर्चे हैं, ये तीनों के तीनों खर्चे हैं। तो बना लेते हैं पहले एक फॉर्मेट प्रॉपर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बनाना चालू करो, वही है प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहली चीज लिखो इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 लाख, ये दे रखा है 40 लाख। तो प्रीवियस ईयर का है 20 लाख, करंट ईयर का जो है वो है 40 लाख। तो प्रीवियस ईयर का 20 लाख है, करंट ईयर का 40 लाख है। परचेज ऑफ स्टॉक, अब ये सारे के सारे खर्चे हैं तो बस और कोई यहाँ पे है नहीं, तो इसी को ऐड कर दो। टोटल
रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये आ गया आपका टोटल रेवेन्यू। ऐड करो, टोटल रेवेन्यू कितना आएगा, ये आएगा 20 lakhs, ये आएगा 40 lakhs। अब टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर सेकंड आप लिस्ट बनाओगे किसकी, एक्सपेंसेस की। सेकंड है एक्सपेंसेस की लिस्ट। तो क्या क्या खर्चे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस। देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज और अदर एक्सपेंसेस। तो जो परचेज ऑफ स्टॉक है वो कितना है, प्रीवियस ईयर का 12 है, करेंट ईयर का 24। देखो अब यहां पे देख लेना, प्रीवियस ईयर का 20, करेंट ईयर का 40 लिखा ना, प्रीवियस का 20, करंट का 40। अब यहां प्रीवियस का 12, करंट का 24, तो प्रीवियस में लिखो 12 लाख, करंट ईयर में 24 लाख। ईयर सही से लिखना, नहीं तो पता चले सारा गड़बड़ हो जाएगा। ईयर सही से लिखा नहीं तो गलती मत करना। 2-4 जितने क्वेश्चन मैं यहां पे करा रहा हूं ना, बस उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और बुक टच नहीं करनी आपको, इतने से बन जाएगी बात इस चैप्टर के अंदर। चेंज इन इन्वेंट्री, अब जो चेंज इन इन्वेंट्री वो क्या है, परसेंटेज ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो 24 लाख का 25% आपने लेना है, जो कि 1/4 बनेगा 6 लाख, और ये 12 लाख का 20% बनेगा 2,40,000। तो ये ध्यान रखना। तो जो स्टॉक इन ट्रेड है वो प्रीवियस ईयर का 240 है, करंट ईयर का 6 लाख है। तो प्रीवियस ईयर का लिखो 2,40,000, करंट ईयर का है 6 लाख, ठीक है। और जो अदर एक्सपेंस है वो कितना है, प्रीवियस ईयर का 160, करंट ईयर 2 लाख। तो प्रीवियस ईयर का है 160, करंट ईयर का है 2 लाख। अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, टोटल एक्सपेंसेस। ऐड करो, टोटल एक्सपेंस कितना है, तो 12, 13, 14, 15, 16 लाख आ गया ये, और ये आ गया 24 + 36, 32 लाख, ठीक है, 32 लाख आ गया। अब निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो 20 में से 16 गया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 4 लाख, और 40 में से 32 जाएगा तो ये आएगा आपका 8 लाख। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें से लेस करते हैं टैक्स, और कितने परसेंट टैक्स है, 40%। बेटा हमेशा ध्यान रखना, दोनों ईयर का 40% है। जो ये टैक्स है ना, ये हमेशा पीबीटी के ऊपर लगता है। 4 लाख का 40% बनेगा 1,60,000, 8 लाख का 40% बनेगा 3,20,000। माइनस करने के बाद जो आएगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस यहीं तक आपको निकालना होता है। और अगर मैं घटाऊं 320 माइनस 800 तो आएगा 4,80,000, और 4 में से अगर मैं 40 में से घटाऊं 16 तो ये आएगा 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 डन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको 2 कॉलम बनाने हैं, कौन कौन से, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। 40 में से 20 गया तो 20 लाख, ये आ गया आपका क्लास एब्सोल्यूट चेंज। अब इस 20 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से, जो कि 20 लाख है, इंटू 100, तो ये 100% का चेंज है, 100% बढ़ गया है। ये भी आपका 20 लाख ही आएगा क्योंकि सेम चीज है, ये भी 100%। 24 में से 12 गया तो 12 लाख, और अगेन ये 100%, हर चीज डबल हो रही है भाई, ये क्या हो रहा है। 24 में से 12 गया तो 12, 12, 24 में से 12 गया, 12 डिवाइड बाई 24 नहीं, 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, तो 100% है। 6 में, अब ये अलग है, 6 लाख में से घटाओगे 240 तो आएगा 3,60,000। अब इस 3,60,000 को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दे दोगे, 2,40,000 इंटू 100, यह आएगा आपका 150%। 2 लाख में से 160 गया तो 40,000, 2 लाख में से 160 गया 40,000, 40,000 को डिवाइड देंगे 1,60,000 से इंटू 100, विच कम्स टू 25%। 32 में से 16 गया तो 16 लाख, अब 16 लाख को 16 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, 100%। 8 में से 4 गया तो 4 लाख, 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, 3,20,000 में से 160 जाएगा, 1,60,000, 160 अपॉन 160, ये 100% आ गया। 480 में से 2.5 घटाओ, 480, 480 में से 250 घटा दोगे तो आएगा 2,30,000। अब इसको डिवाइड दोगे 2,30,000 को डिवाइड दोगे 2,50,000 से इंटू, 250 थोड़ी बचेगा, 240 बचेगा ना। क्या कर रहे हैं, ये कितना आएगा, 240, 2,40,000, ठीक है।
480, 240 बचेगा, 240, 240 को 240 से डिवाइड दो इंटू 100%, ठीक है, 240 है, खत्म। अब वही एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, नीचे फॉर्मूला लिख देना, परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है, तो आई होप कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी आपको, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे इनकम स्टेटमेंट हो। अच्छा, अब ये ना एक फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आपको ये ब्लैंक फिल करना है। 24-25 लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है। अब ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर, इसको फिल करना है। 20 में से 16 गया तो हो गया ना 4 लाख, ऐसा बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। 4 लाख को 16 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, ये कितना आएगा 25%। अच्छा, ये 25% है, मतलब 25% बढ़ रहा है। तो कोई चीज अगर 8 लाख है, 8 लाख का 25% बढ़ जाएगा तो आज कितना हो जाएगा वो 10 लाख, और 25% कितना है 2 लाख। आप चेक कर लो, ये 2 लाख को 8 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 25% ही आएगा। तो ये 25% एब्सोल्यूट चेंज है, तो 8 लाख का 25% कितना हो 2 लाख, 2 लाख से बढ़ा है तो 8 कीजिए कितना हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा। अब ये -1 तभी आएगा जब हम यहाँ पे 1 लाख लिखेंगे, यानी 1 में से घटाएंगे 2 तो ये -1 आएगा। अब इस -1 को डिवाइड देंगे 2 लाख से, इंटू करेंगे 100, तो ये कितना आएगा आपका 50%। अच्छा, अब ये क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैसे निकालोगे, देखो साफ साफ लिखा 50% है, 6 लाख का 50% बढ़ गया यानी कि 3 लाख बढ़ गया, तो ये कितना आ जाएगा 9 लाख। अब 9 में से 6 घटाएंगे तभी 3 बचेगा, 3 लाख को 6 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे तो 50% बचेगा। अब यहाँ पे जो टैक्स है वो 30%, 6 लाख का 30% कितना हो गया 180, और ये हो गया 9 लाख का 30% कितना होगा 270, ऐसे निकालो। 270 में से 180 जाएगा 90, 90 को डिवाइड दो 180 से इंटू 100 कितना आएगा 50%। अब यहाँ पे 9 लाख में से 270 घटा दो, 9 लाख था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से 270 टैक्स पे कर दिया तो कितना बचेगा 6,30,000। 630 में से 420 घटा दोगे 210, अब 210 को डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 420 से, तो 2,10,000 डिवाइड बाई 4,20,000 इंटू 100 विच कम्स टू 50%। खत्म हो गया हमारा 26 भी डन। मूविंग टू नाउ 26 के बाद 27। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट है तो वही है, कॉमन साइज बैलेंस शीट में ऊपर से नीचे सारी फिगर को टोटलिंग से डिवाइड दोगे। असेट साइड लायबिलिटी साइड टोटलिंग बराबर होती है, तो 4 लाख से डिवाइड दोगे शुरू से लेकर तक हर फिगर को, यहां 100% आएगा, और यहां पे आप 3 लाख से डिवाइड दोगे। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में शुरू से लेके एंड तक हर फिगर को आप टोटलिंग से डिवाइड देते हो, जबकि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में शुरू से लेके हर फिगर को आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड देते हो। अगर यही कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता तो आप एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, उस एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। और इस सब आपने निकाला, इलास्टिक ऑफ डिमांड के अंदर भी मैंने पढ़ाया हुआ आपको ये चीज कि परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, तो बेस ईयर से डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, दोबारा बैलेंस शीट बनाने की मेहनत नहीं करेंगे, हम यहीं पे लिख देंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो परसेंटेज चेंज 2024, परसेंटेज चेंज 2025। ठीक है, अगले पेज पे भी बना लेते हैं, परसेंटेज चेंज 2024, परसेंटेज चेंज 2025। ठीक है, चलो अब बना लेते हैं। अब हर फिगर को 4 लाख से डिवाइड देना है, 2024 की बात करते हैं, हर फिगर को 3 लाख से डिवाइड देना है, 2 को 3 से डिवाइड दो इंटू 100, यह आएगा 66.67%। 60,000 को 3 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, यह आएगा 20%। ठीक है, या तो ऊपर ही परसेंटेज लिख दो, सब में बार बार परसेंट लगाने का लफड़ा खत्म। 4 लाख को डिवाइड दो, 40,000 है, 40,000 है सॉरी, 40,000 को डिवाइड दो 3 लाख इंटू 100, तो 13.33%। अब 3 लाख को 3 लाख से डिवाइड दोगे इंटू 100, तो ये तो बेस है ना, ये तो 100% ही आएगा। अगेन 2024 में सबको 3 लाख से, 1,20,000 को 3 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, 40%। 30,000 को 3 लाख से डिवाइड दो इंटू 100, कितना आएगा 10%, ये भी 10% है। 1 लाख को डिवाइड दो 3 लाख से इंटू 100, 33.33%। 20,000 को डिवाइड दो 3 लाख से इंटू 100, 6.67, हाँ 6.67, और ये तो 100% आएगा। लो क्या मुश्किल काम है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये फिल करना है बस आपको, और कुछ नहीं। और अब यहाँ पे 2025 का डेटा ले रहे हैं, सारे फिगर को 4 लाख से, 2.5 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो इंटू करो 100,
2.5 लाख को 4 लाख से डिवाइड दो, इंटू करो 62.5%। 80,000 को 4 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करोगे तो आएगा 20%। तो अगर यहां पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक आता है, यहां पे भी अगर आपको फिल इन द ब्लैंक आता है, तो ध्यान रखना इस 4 लाख का 20% ये 80,000 है। तो ये बताता है कि बैलेंस शीट का कितना परसेंट है हर एक आइटम। जैसे शेयर कैपिटल जो है वो 4 लाख का 62.5% है, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर मैं 4 लाख का 62.5% करता हूं तो 2.5 लाख रुपए आता है, तो सही है बिल्कुल 2.5 लाख रुपए। अगेन यहां पे हर फिगर को आपको 4 लाख से 70,000 को डिवाइड देना है 4 लाख से इंटू 100, तो ये आएगा 17.5%। 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड देके इंटू 100 करना है तो क्या आएगा आपका 100%। फिर यहां पे 1,60,000 है, 1,60,000 है, डिवाइड दोगे 4 लाख से इंटू 100 विच कम्स टू, यहां पे भी आएगा 2025 में 40%। 20,000 को डिवाइड दोगे 4 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 5%। 80,000 को डिवाइड दोगे 4 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 20%। 1,20,000 को डिवाइड दोगे 4 लाख से इंटू 100, ये आएगा आपका 30%। फिर ये 20,000 है, इसको डिवाइड दोगे 4 लाख से इंटू करोगे 100, तो ये आएगा 5%। और 4 लाख को 4 लाख से डिवाइड देके इंटू करोगे ये आएगा 100%। लो खत्म, आपने सारा का सारा जो था कॉमन साइज बैलेंस शीट वो कंप्लीट कर लिया। तो ये बता देगा कि हर एक आइटम कितना परसेंट है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल जो है ना वो 30% है, किसका, टोटल बैलेंस शीट का। टोटल एसेट बोलो, टोटल लायबिलिटी, वो एक ही बात है, बराबर ही आता है, टोटल लायबिलिटी टोटल बराबर होता है। अब 4 लाख का 30%, 1,20,000 अगर ये मिसिंग होता मान लो, तो आप 4 लाख का 30% निकाल देते। ठीक है, सिंपल, डन, बस खत्म। तो आज हमने डे 8 खत्म कर दिया। अब कल हम रेशियोज पढ़ेंगे, परसों कैश फ्लो, और हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या आपको सब समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ। अभी भी मेरे पास भरपूर टाइम है, मैं अभी भी 3 बार सिलेबस खत्म करा सकता हूं, बट मैं बोर्ड एग्जामिनेशन गैप में कोशिश करूंगा 2 बार सिलेबस अच्छे से 0 to end, हर चीज तुम्हारे दिमाग में जो तुम सोच भी नहीं सकते ना, वो सारी चीजें कराऊंगा। भरोसा रखना, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, स्टे ट्यून, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बस आप दिन रात मेहनत करो, पढ़ाई करो। कोई दिक्कत परेशानी बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।